जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 34 के इस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है संपोषणीय वृद्धि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो अशोक चंद्रा द्वारा योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किए गए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा वित्त आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 280 में इसकी व्यवस्था की गई है। और वहीं प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना केंद्र और राज्य के संबंध के लिए 1969 में स्थापना किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? तो विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को जानी जाती है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला है जीवी रामकृष्णा समिति विनिवेश, बिल्कुल सही है। भगवती समिति कृषि ऋण प्रणाली, ये जो है गलत है। भगवती समिति जो है फ्रेंड, ये बेरोजगारी से संबंधित थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, बेरोजगारी से ये संबंधित हैं। अगला है राजा चलैया समिति कर सुधार से, ये भी बिल्कुल सही है। और धैर्या समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ये भी सही है। भगवती समिति की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और किससे संबंधित थे ये? तो बेरोजगारी से। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार, जिसे SDR बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 1969 में IMF द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। ये बिल्कुल सही है। इसका अपना मूल्य है, यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है, यह ना तो मुद्रा है और ना ही IMF पर दावा है। यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। SDR का स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति प्रकाश विद्युत सेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत मोटर की बात की जाए तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। वहीं यदि डायनमो की बात की जाए तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलते हैं। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न संख्या 7 में कार्य की बीमा किसके बराबर होती है? तो कार्य की बीमा जो है फ्रेंड ऊर्जा की बीमा के बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं कार्य और ऊर्जा की बीमा जो है एकदम बराबर होगा। इसका बीमा होता है ml² T⁻²। इसे याद रखिएगा, ml² T⁻²2 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होगा? तो परिवर्तित हो जाएगा फ्रेंड तरंग दैर्ध्य और वेग। लेकिन अपरिवर्तित यदि पूछेगा ना तो अपरिवर्तित में आप सिर्फ आवृत्ति को याद रखिएगा। आवृत्ति जो है
अपरिवर्तित रहता है, लेकिन परिवर्तित क्या हो जाएंगे? तरंगदैर्ध्य एवं वेग। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, कार में ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयरबैग में क्या होता है? तो इसके एयरबैग में सोडियम एजाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑक्सीकरण द्वारा। जिंक से जिंक आयरन का निर्माण ऑक्सीकरण विधि द्वारा होते हैं, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग चलते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो होता है ये आधारित कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि पर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। 5 जगत प्रणाली की यदि बात करें हम लोग फ्रेंड, तो 5 जगत प्रणाली किनके द्वारा दिया गया था? तो ये RH विटकर के द्वारा कब दिए गए थे? तो 1969 में ये दिए गए थे 5 जगत प्रणाली। और 2 जगत प्रणाली की बात करें तो ये कौन दिए थे? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए थे 1753 में, इसे याद रखिएगा। तो 2 जगत 5 जगत पढ़ लिए। 3 जगत याद रखिएगा, हैकल प्रस्तुत किए थे। 3 जगत कौन दिए थे? हैकल। और 4 जगत कौन दिए थे फ्रेंड? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कॉपलैंड के द्वारा दिए गए थे। 4 जगत कौन दिए थे? तो कॉपलैंड के द्वारा दिए गए थे। ये जो है ना 3 जगत फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछा गया SSC के एग्जाम में, इसलिए आप लोग 3 जगत है ना, तो देखिए 3 यहाँ है, 3 है ना, 1 2 3, तो इसको याद रखिएगा। और 4 जगत में देखिए 4 है, इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर की जाती है? ये जाइलम ऊतक की वार्षिक वलय की संख्या को गिन करके करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो मानव शरीर की अस्थियां परिणाम एवं आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न कुछ वनस्पति दिए हुए हैं और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र साइलेंट वैली से संबंधित हो जाएंगे। अल्पाइन क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। पतझड़ वन ये राजस्थान में हो जाएंगे, मरुस्थली वाला क्षेत्र में। और शंकुधारी वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 4। अगला प्रश्न संख्या 15 है फ्रेंड। वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाती है? तो वो निकेत कहलाते हैं। जहां भी किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण दशाएं उपलब्ध होंगे उसे निकेत कहेंगे। अगला है, नरलाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नरलाना पक्षी अभ्यारण्य जो है फ्रेंड ये महाराष्ट्र में है। नरनाला पक्षी अभ्यारण्य है फ्रेंड, सॉरी, नरनाला पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न है, किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो इसको तो याद रखिएगा, भारत में वन क्षेत्र कितना रिक्वायर्ड है, जरूरत है, तो 33%। और किस अधिनियम या नीति के तहत? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत ये लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय द्वारा कवर किए गए आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड नागोया प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। नागोया प्रोटोकॉल की यदि हम बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड 29 अक्टूबर 2000
2010 को ये आए थे, 2010 को। लेकिन ये लागू अगर पूछा जाए तो लागू जो है फ्रेंड ये 12 अक्टूबर 2014 को हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। यानी प्रभावी हो गए थे 12 अक्टूबर 2014 से। और ये जो अधिनियम आए थे ये कब आए थे, तो 29 अक्टूबर 2010 को, सॉरी ये नागोया प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में। इसके अलावा यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर बी में है बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन की यदि बात करें तो ये 1989 में हुए थे और 1992 में ये लागू हो गए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन डी में है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, नागोया प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया था, तो 11 गंधर्व में विभाजित किए थे। कुछ महाजनपद और राजधानी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसमें ना सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो आसमक पोटली ठीक है, मत्स्य विराटनगर ठीक है, मल कुशीनारा या पावा ठीक है, चेदी जो दिया गया है उज्जैन, ये फ्रेंड क्या है, तो ये गलत है। चेदी का क्या हो जाएंगे, तो शक्तिमती हो जाएंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा। महाजनपद था ये। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए सत्य कथन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो है फ्रेंड बिल्कुल सही है। अगला है फ्रेंड कि विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण जो है फ्रेंड ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यदि फ्रेंड भारत में सर्वप्रथम हूनों के आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है, तो ये भी गलत है। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, तो ये भी फ्रेंड गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य था। 4 आश्रमों का उल्लेख किस में मिलते हैं फ्रेंड, तो जाबलोपनिषद में। और 3 आश्रम पूछे तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। वहीं विष्णु पुराण का संबंध अगर हम बात करें विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान के सर पे हम लोग मोर पहना देते हैं। तो याद रखिएगा विष्णु पुराण किससे हो जाएंगे, मौर्य वंश से। किससे हो जाएंगे, तो मौर्य वंश से। और वहीं यदि सर्वप्रथम हूनों का आक्रमण की यदि बात करें, तो हूनों के आक्रमण की बात करें फ्रेंड, तो ये जो है भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख से मिलते हैं। और टॉलमी के द्वारा जो है फ्रेंड, टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल पुस्तक लिखा गया है, इसे याद रखिएगा, भारत का भूगोल पुस्तक। और नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखे हैं, तो पीलनी के द्वारा लिखा गया। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा, पीलनी के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही था। जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी। तो हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या 64 थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ, तो दक्षिण भारत में विकसित हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया इसे, तो रामानंद के द्वारा लाए गए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में बनाए गए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। किसके द्वारा बनाए गए, तो इसे याद रखिएगा, गंग वंश के शासक थे, नाम है उसका नरसिंह देव, नरसिंह देव प्रथम, याद रखिएगा फ्रेंड इसे, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा उनका विरोध कर दिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल के समय में किसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी, तो अपने सैन्य के लिए जो है ना, ये अकबर मनसबदारी प्रथा को शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या होगा 27। इसमें प्रश्न है फ्रेंड,
क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते डैश। स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग, चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंधित रखते हैं। उपरोक्त कथन किसका था? तो सर सैयद अहमद खां का ये कथन थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? मतलब बाल्कन प्लान का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया था? लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण क्रम, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में जो है इसको सजाना है। तो चलिए ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो सबसे ऊपर यदि पहले की हम बात करें तो इसमें आप थालघाट दर्रा को ले लीजिए एक नंबर में। एक नंबर यहाँ हम लिख देते हैं थालघाट दर्रा। यदि हम दूसरे पे बात करें, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरे पॉइंट पे हो जाएगा आपका भोरघाट दर्रा। और तीसरे पॉइंट पे यदि बात करें हम तो ये हो जाएंगे आपका पालघाट दर्रा। और चौथे पॉइंट पे बात करें तो ये हो जाएंगे आपका सेनकोटा दर्रा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। थालघाट दर्रा, यहाँ पे हम जो है मुंबई लिखते हैं, ठीक है। एक साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पे नासिक लिख देते हैं, यहाँ पे एक साइड हम पुणे लिख देते हैं। तो ये देखिए बीच में है। तो मुंबई से नासिक को कौन जोड़ेगा? मुंबई से नासिक को कौन जोड़ेगा? तो थालघाट दर्रा, टी इधर लिख देते हैं थालघाट दर्रा। और मुंबई से पुणे को कौन जोड़ेंगे? तो ये बी से भोरघाट दर्रा। ये तो हो गया आपका। अगर पालघाट दर्रा पूछे तो पालघाट दर्रा जो है कोयम्बटूर को कोच्चि से, डबल के याद रखिएगा, कोयम्बटूर को कोच्चि से। और सेनकोटा दर्रा की यदि बात करें तो टी फॉर तिरुवनंतपुरम और एम फॉर मदुरई को, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से ये जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? मानस है, कपिली है, तीस्ता है। लेकिन इसमें भवानी जो है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कावेरी की सहायक नदी है। भवानी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचना में पाया जाता है? तो ये जो है टर्सरी युग की सेल संरचना में पाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ये जो पेट्रोलियम है ये किस तरह के चट्टान में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और अवसादी चट्टान भी टर्सरी युग का ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए स्थल समीर जो बहते हैं, तो स्थल समीर बहने का समय रात में होता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। समुद्री समीर जो बहता है फ्रेंड, तो समुद्री समीर दिन में बहते हैं, तो 2 का 3 हो जाएंगे। गहरे रंग का कपड़ा कब पहनने के लिए बताया जाता है? तो शीत ऋतु में, तो 3 का 2 हो जाएंगे और 2 का 1 हो जाएंगे। हल्के रंग का कपड़ा ग्रीष्म ऋतु में। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देखते हैं। इसमें प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा इसे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या नहीं है? ऋतु परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन 1-2 दिन में नहीं होता है, पूरे 3-4 महीने में होते हैं। तो पवन का विक्षेपण हो सकता है और दिन रात भी होते हैं और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति भी होगी, लेकिन ऋतु परिवर्तन जो है ये नहीं होंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया था? तो ये पिछला भी सेट में हम लोग पढ़े थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइस कोर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मुख्यमंत्री सहित मंत्री पूछा है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 12। यदि आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो अधिकतम संख्या होगा विधानसभा का, किसका? विधानसभा में सदस्य की संख्या का, वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो अगर केंद्रीय विधानसभा में पूछे प्रधानमंत्री सहित, तो याद रखिएगा कितना?
15% से अधिक नहीं होगा। लेकिन राज्य में पूछे तो मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12%। ऐसा व्यवस्था कब किया गया था? तो 91 संविधान संशोधन 2003 में। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 262 में। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्याय सहित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? मतलब अध्यक्ष सहित तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 5 सदस्य हो सकते हैं। और वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 280 आर्टिकल में है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इसे ध्यान से देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें भाग 6 है। तो भाग 6 जो है ये फ्रेंड राज्य से संबंधित है। और भाग 14 जो है संघ एवं राज्य की सेवा से है। 15 में क्या है? तो 15 में निर्वाचन है। 18 में आपातकाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, मतलब 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। 6 में है राज्य, 14 में है संघ एवं राज्य की सेवा, 15 में है निर्वाचन, 18 में आपात उपबंध। 39 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब उसमें न्यायालय में जो होता है ना सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में है कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम जब नहीं होता तो उसके लिए किसका नियुक्ति करेंगे? तदर्थ न्यायाधीश का। किस आर्टिकल के तहत? तो 127 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि हैं। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से सही कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति ये जो है 1938 में आया था। कब आया था? 1938 में। तो ये गलत हो गया। अगला है गांधीवादी योजना 1944 में, जन योजना 1945 में, बम्बई प्लान 1944 में और CR फार्मूला भी 1944 में आए थे। ये सभी सही है, लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य की संख्या कितनी होगी? तो इसमें भी याद रखिएगा फ्रेंड 5। अध्यक्ष सहित सदस्य की संख्या जो होगी 5 होगी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 13 मार्च 1992 को किए गए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 43 को अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में है, पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पादप जीवाश्म का अध्ययन पैलियो वनस्पति या पैलियो बोटनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। तो पूरब पश्चिम कॉरिडोर जो है फ्रेंड ये सिलचर से पोरबंदर को जोड़ते हैं। ये पूरब में है और ये पश्चिम में है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूरा पश्चिम कॉरिडोर तो सिलचर से पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE एक विनियामक संस्था के रूप में कब अस्तित्व में आई थी? तो 17 अगस्त 1995 को। 17 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत की परमाणु नीति की घोषणा 2003 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया था? ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। और कौन इलायची एवं काली मिर्च में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर केरल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 49 में देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सी मद राजकोषीय नीति से संबंधित या राजकोषीय नीति का हिस्सा है? देखिए, करारोपण भी है, सार्वजनिक व्यय भी है, सार्वजनिक ऋण भी है और घाटा वित्तीयन भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर 5 में जो है खुले बाजार की क्रिया ये नहीं है। तो है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से देखेंगे, क्लियर लाइट ऑफ डे
क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएंगे अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर ए। अनीता देसाई की एक और पुस्तक है इन कस्टडी, इन कस्टडी इसके ही पुस्तक है। ये भी बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। इन कस्टडी के लेखक कौन है? अनीता देसाई। तो फ्रेंड यह आज का लास्ट प्रश्न था। यदि आपको हमारा सारा वीडियोज अच्छा लगता हो, इसमें डाले गए फैक्ट अच्छा लगता हो, तो एक लाइक आप ज़रूर करेंगे और अगले स्टूडेंट तक इसे शेयर करें, ताकि कोई घर बैठे अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जारी रख सकता है। धन्यवाद।